करें प्रत्येक भाई बहन गृहिणी। चलिए बात कर लेते हैं प्रथम प्रश्न की। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 8 से 10 या 16 से 19 वर्ष हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका अगर आंसर सही होता है तो हमारे कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गिरोह अवस्था, गिरोह मतलब क्या होता है? ग्रुप से संबंधित है, ठीक है। तो गिरोह अवस्था जो ग्रुप से संबंधित, हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है नहीं सही होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयु वर्ग का विलंब विकास से संबंधित है। तो विलंब विकास यहाँ पे किस शब्द का आएगा? 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण हो जाएगा। मतलब गिरोह की अवस्था 8 से 10 वर्ष और विलंब विकास संबंधित है, समाजीकरण से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान देना है। साथियों, 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है, और गिरोह अवस्था समाजीकरण से संबंधित होता है। दूसरा प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग फीडबैक कीजिएगा। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर रहता है माता पिता, वातावरण, परिवेश, विद्यालय का वातावरण या समाज की बात करेंगे। साथियों, बालक का जो प्रारंभिक मुक्त विकास होता है, प्रारंभ में जो बालक होता है माता पिता के साथ ही ज़्यादा समय व्यतीत करता है, तो वह माता पिता का पर निर्भर रहेगा। जो बालक का प्रारंभिक विकास है वो मुख्यतः उस बालक के माता पिता पर निर्भर रहता है, क्योंकि प्रारंभिक उनके माता पिता का प्रभाव पड़ता है। और सभी लोग जानते हैं माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक या टीचर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे या डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर अनुमान लगाया होगा? यानी उससे ये पता कि विद्यार्थी वर्ग का चित्र बनाने में क्या है, कठिनाई अनुभव कर रहा है। अनुमान वो भी लगाया कि अगर वह हीरे डायमंड का चित्र बनाएगा तो उसमें भी उससे कठिनाई होगी। तो ये अनुमान लगाना जो है, ये अनुभव जो है, ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित होगा? 4 महत्वपूर्ण आपके सिद्धांत दिए जा चुके हैं। तो विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। क्या होगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, विकास निरंतरता होता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। यहाँ पे डी ऑप्शन भी होगा, हो सकता था, लेकिन विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, यह होगा। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि अध्यापक अध्यापिका ने यह अनुमान लगाया कि चूंकि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, इसलिए यदि एक विद्यार्थी वर्ग में कठिनाई अनुभव कर रहा है तो उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। तो यहाँ पे क्या व्यवस्थित क्रम की बात कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, समान लक्ष्य की ओर निर्देशन, या मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। साथियों, ऐसा कथन जो किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित कर रहा है, तो वह आपका पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य को ओर निर्देशन ये भी प्रदर्शित कर रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम रूप को, मानसिक विकारों का न होना ये भी कर रहा है, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति होना ये भी कर रहा है। तो उपरोक्त सभी जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? देखिए, वंशानुक्रम का समानता का नियम है, भिन्नता का है, प्रत्यागमन का है, लेकिन अभिप्रेरणा का नियम नहीं होता है। तो वंशानुक्रम का कौन सा नियम नहीं होगा? वह अभिप्रेरणा नियम नहीं होगा। और वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से होंगे? समानता का, भिन्नता का, प्रत्यागमन का। तो दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, आप लोग देख सकते हैं वंशानुक्रम के सर्वाधिक प्रचलित नियम जो है बीजकोष की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम और मेंडल का नियम, ये वंशानुक्रम के सर्वाधिक प्रचलित नियम। और मेंडल का नियम आपने पढ़ा ही होगा। अतः अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं होगा। साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जो है बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं दिया गया है? प्रगतिशील मॉडल, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना,
बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। या कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। या समाजीकरण का सामाजिक नियमों का अधिग्रहण की बात कर रहे हैं। तो साथियों, प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में बच्चे के विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये जो है प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं दिया गया है, क्योंकि समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है जिसमें व्यक्ति या बालक स्वतंत्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक सहभागी बन सके और सामाजिक कौशलों को सीख सके। किंतु यदि विद्यालय में कोई ऐसी बात का या कार्य बताया या कराया जाता है तो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न या उसके अनुकूल नहीं होता है, तो इसमें छात्रों के समाजीकरण में विरोध उत्पन्न होगा, जो किसी भी दशा में समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल नहीं होगा। 7वां प्रश्न है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, पावलोव, वुडवर्थ या कोहलर की। सभी लोग जानते हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं कि तो राइट ऑप्शन यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा? हम बात कर रहे हैं कोहलर की बात कर रहे हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं है, वस्तुतः अचानक आई सूझ से होता है। इन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था, चिंपांजी नंबर बंदर पर किया था। तो सूझ का सिद्धांत किसकी बात कर रहे हैं? कोहलर की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रगतिवादी शिक्षा के संदर्भ में आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रगतिवादी शिक्षा, साथियों प्रगतिवादी शिक्षा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। जो प्रगतिवादी शिक्षा होती है वह समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, क्योंकि प्रगतिवादी शिक्षा से तात्पर्य बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, और उसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाता है और उसकी जो है दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक पावलोव हैं, थॉर्नडाइक है, चॉम्स्की है या स्किनर है। देखिए तरल क्रिस्टलीय का जब भी नाम आता है तो आप सभी लोग जानते हैं हम किस। तो चलिए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जब भी तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान की बात की जाती है किसका नाम आता है? कैटल का नाम आता है, लेकिन ऑप्शन में कैटल नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय के प्रतिमान यहाँ पे क्या होना चाहिए? किसी भी ऑप्शन पर कैटल होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन जो है आरबी कैटल ने किया। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि होती है। तरल बुद्धि को सभी लोग जानते हैं नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में, और ठोस बुद्धि जो होती है वह शिक्षा प्रशिक्षण अनुभव आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। व्यक्तिगत मापन का स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया? या आत्मनिष्ठ परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, प्रक्षेपण है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व मापन का जो स्याही धब्बा परीक्षण है वह प्रक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण परीक्षण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? कैटल, वर्नर, फिने, मैस्लो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। देखिए भाषा विकास की अगर बात करें तो चॉम्स्की की बात होती है। किसकी बात होती है साथियों? चॉम्स्की की बात होती है। तो यहाँ पे चॉम्स्की ऑप्शन नहीं दिया गया है, चॉम्स्की ऑप्शन होना चाहिए था। नियोम चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने माना कि प्रत्येक शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एवं अंतर्निहित एवं जन्मजात व्याख्या होती है, जिसमें सार्वभौमिक व्याकरण की संज्ञा दी गई है। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़के लड़कियों को एक साथ जो है पारंपरिक भूमिकाओं में रखना, या हम बात कर रहे हैं साथियों अच्छी लड़का लड़की कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना करना, या कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। तो कक्षा में अगर जेंडर की रूढ़िबद्धता से बचना है तो एक शिक्षक अध्यापिका के रूप में लड़के लड़कियों को एक साथ जो है आपके ठीक है पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। एक साथ, ये आपको समझना है। एक साथ जो शब्द आ गया तो यहाँ पे जेंडर रूढ़िबद्धता को समाप्त कर देता है। अगला प्रश्न दिया गया है, व्यक्तित्व विभिन्नता का अर्थ क्या होता है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं,
कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व भिन्नता का मतलब होता है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक से संबंधित प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसके अलावा निम्नलिखित में से द्वारा समर्थित किया जाता है? जेपी गिलफोर्ड और बुद्धि संरचना के सिद्धांत के अलावा, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता के सिद्धांत के अलावा, बहुभुज के सिद्धांत के अलावा, या सूचना प्रक्रमण के सिद्धांत के अलावा। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द जो है आपके जो स्क्रीन पर दिया गया है, चार जो ऑप्शंस हैं, तो इनमें से साथियों थर्स्टन और बहुबुद्धि और सूचना सिद्धांत, ये तीनों जो है समर्थित करते हैं। लेकिन गिलफोर्ड जो है, जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक आपका समर्थन नहीं करता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो साथियों कमेंट जरूर करें, फीडबैक करें। तो जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना सिद्धांत बुद्धि को व्यापक संदर्भ में नहीं परिभाषित कर पाती है, इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना के में सार्थक नहीं बैठता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत, विकेंद्रित, वैज्ञानिक या उपरोक्त? सभी कमेंट कीजिएगा। ऐसा चिंतन जो अनुसंधान से संबंधित हो। देखिए परंपरागत, विकेंद्रित और वैज्ञानिक, ये तीनों चिंतन जो है आपके अनुसंधान से संबंधित है, इसलिए उपरोक्त सभी या ये सभी वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतन अनुसंधान के अंतर्गत परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित तथा चिंतन वैज्ञानिक चिंतन आते हैं। ये किसके चिंतन अनुसंधान के अंतर्गत ही आते हैं। तो किसी विषय वस्तु पर शोध करने के लिए चिंतन अनुसंधान के तीनों चिंतन स्तर से गुजरना पड़ता है। अगला प्रश्न है वंचित विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित में से मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाओं पर, या विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, या विद्यार्थी द्वारा स्वीकृत हेतु अध्यात्मक व क्रोध का प्रयोग करना। तो वंचित विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को जिन मूल्यों में विश्वास व्यक्त करना चाहिए वह छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करेंगे। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर है किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है? ये ध्यान दीजिएगा, सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त, सेरिब्रल डिफंक्शन के अतिरिक्त, संवेगात्मक विघ्न के अतिरिक्त हो जाएगा, या व्यवहारगत विघ्न। तो साथियों सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त जो है सभी के कारण अधिगम अक्षमता होती है। सेरिब्रल डिफंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न। क्योंकि ये जो निगेटिव डिफंक्शन हो गया, विघ्न हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं? निगेटिव शब्द या निगेटिव हमारे माने जाते हैं, निगेटिविटी मानी जाती है, विघ्न पड़ना, डिफेक्शन होना। लेकिन एक सांस्कृतिक कारक ये हमारा अक्षमता का उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं उनको जो है अधिगम निर्योग नहीं हो सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, या शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन जाते हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं उनको ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, क्योंकि बात कर रहे हैं प्रतिभाशाली शिक्षार्थी बालक बालिकाओं की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दुबले पतले क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? समस्यात्मक बालक, अपंग बालक, पिछड़ा बालक, या नाजुक बालक? देखिए सभी ऑप्शंस आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन करेक्ट आपको चूज करना है। देखिए अपंग, पिछड़ा, नाजुक ये अलग दिया गया है, लेकिन दुबले पतले तीक्ष्ण और कमजोर हृदय बच्चों को समस्यात्मक बालक कहा जा सकता है एक शब्द में। अगला प्रश्न है बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम? सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो बालक में अपराधी प्रवृत्ति के
या अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण परिवार और उसका वातावरण हो जाता है। क्योंकि पारिवारिक विवादों तथा समस्याओं में से क्या होता है, बालक के मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। विद्यार्थियों में निम्न में से उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या होता होगा? निम्न बुद्धिलब्धि, निम्न अभिप्रेरणा, प्रयासों में कमी या असुरक्षा और चिंता। तो विद्यार्थियों में उपलब्धि का जो सबसे प्रमुख कारण होता है असुरक्षा और चिंता होना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि बुद्धिलब्धता, अभिप्रेरणा, प्रयासों में कमी, असुरक्षा और चिंता, ये दुश्चिंता सभी कारक विद्यार्थियों को उपलब्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। किंतु सबसे ज़्यादा असुरक्षा की भावना, चिंता, दुश्चिंता, कुंठा आदि उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो जब भी द्वितत्व सिद्धांत की बात की जाती है अधिगम स्थानांतरण में, तो नाम आता है स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना के दो तत्व मिलकर बना है, एक समान योग्यता कारक, एक होता है विशिष्ट जी फैक्टर एस फैक्टर। और आपने इसके जो पिछला वीडियो था आपके बुद्धि से संबंधित दोस्तों, उसमें हमने महत्वपूर्ण 100 प्रश्न किए थे, 80 MCQs और 20 प्लस एक्स्ट्रा 1 लाइनर प्रश्न किए थे, एडिशनल प्रश्न किए थे। तो 100 प्रश्न वाली वीडियो जरूर देखिएगा इस मॉडल पेपर के बाद, क्योंकि बुद्धि से संबंधित आपको पता है एग्जाम पर प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। यह चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। 2 ऑप्शंस और दिए गए, इनको भी आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। तो साथियों, बच्चे जो है जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर को जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राय विद्यार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। देखिए, जो प्राय विद्यार्थियों की ओर त्रुटि होती है वो किसकी ओर संकेत करती है? आप लोगों की स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए जा चुके हैं। वे कैसे सीखते हैं, विद्यार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता या सीखने की अनुपस्थिति। देखिए, त्रुटि की बात कर रहे हैं, तो वे कैसे सीखते हैं त्रुटि और संकेत कर जाती है, क्योंकि शिक्षार्थियों द्वारा जो की गई गलतियाँ त्रुटियाँ हैं उसके कार्य प्रणाली को बताती हैं कि विद्यार्थी कोई कार्य किस प्रकार कर रहा है तथा उस कार्य को करने के लिए किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया का सहारा लिया है। अगला प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोटोलिक्स का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत या अभिप्रेरण का सिद्धांत। तो संवेग का ऐसा सिद्धांत जो इस विचार को मानता हो जो संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, जेम्स लैंग का सिद्धांत हो जाएगा। क्योंकि इन जेम्स लैंग के सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि व्यक्ति बाघ या उल्लू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार लैंग सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वाटसन, मैस्लो, कोहलर, पावला। देखिए, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, पद के अनुक्रम की बात करेंगे तो किसकी बात कर रहे हैं? मैस्लो की बात कर रहे हैं। अब्राहम मैस्लो 1954 में आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसे अभिप्रेरणा के मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन के आश्रित के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है। और मैस्लो ने मनुष्य के 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया है जिसमें मनुष्य अभिप्रेरित होता है: आत्मानुभूति, सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और शारीरिक। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक है, संचार के साधन, वयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्व एवं आयु की बात कर रहे हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक होता है वह परिपक्व एवं आयु हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सभी कमेंट कीजिएगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिपक्वता एवं आयु के आधार पर ही अधिगम का कार्य कर सकता है। यदि कोई अधिगम का कार्य व्यक्ति के परिपक्वता एवं आयु के संयोजन में नहीं होगा तो व्यक्ति अधिगम को प्राप्त नहीं कर सकता है। साथियों, अगला प्रश्न दिया गया है, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है प्रत्ययों के शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में,
तथ्यों के शिक्षण में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मौखिक मार्गदर्शन जो क्रम प्रभावी होता है वह कौशलों के शिक्षण में कम प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूल के अनुसार विकसित किया? हॉरेस, वालास, जेपी गिलफोर्ड या एम ओझा? तो विभेद परीक्षण का उपयोग जो है जे.एम. ओझा मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूल के अनुसार विकसित किया है। जे.एम. ओझा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कॉरपोरेशन के द्वारा प्रकाशित तथा वेनेट, सिसोर तथा वेजमैन के द्वारा तैयार किया गया विभेदक अक्षमता परीक्षण डिफरेंट एटीट्यूड टेस्ट DAT के प्रारूप L का जो है अनुशीलन भारतीय अनुकूलन के अनुसार किया। साथियों अगला प्रश्न है बाल विकास का 30वां प्रश्न है। कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनः स्मरण या अनुभूति? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए स्मृति के संबंधित, तो अनुभूति जो होती है वह स्मृति से संबंध नहीं होती। पहचान होता है कि हमने इसको देखा था, इस प्रश्न को यहाँ पढ़ा था। धारण कर लेना, पुनः स्मरण करना कि यार एक बार और उस क्लास को, वो इम्पोर्टेंट क्लास थे, वो इम्पोर्टेंट वीडियो वाली क्वेश्चन थे उसमें, उसको एक बार और देख लेते हैं, पुनः स्मरण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कर लेना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? संबंधित अनुभूति से नहीं होगा, पहचान, धारण और पुनः स्मरण से संबंधित होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये रहे आपके महत्वपूर्ण बाल विकास के 30 प्रश्न। 30 में जरूर फीडबैक करें। अब बात करेंगे भाषा हिंदी जो आपने सेलेक्ट किया था बाई जयसवाल सर। पहले गद्यांश रहेंगे, पद्यांश रहेंगे, फिर आपके 15 प्रश्न पेडागॉजी के करेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे और आप लोगों को देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 31 से लेकर 39 तक हम गद्यांश को पढ़ेंगे। और गद्यांश क्या है? कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता कीजिए। तमिलनाडु, केरल से कश्मीर तक, राजस्थान, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर और इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित हैं। यानी ये हमें पता चला वाद्य यंत्र से संबंधित ये आपका गद्यांश है। आइए इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे। स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वे कहीं और से आए हैं। उनसे कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं। वे चीन और इंडोनेशिया के हैं या वे भारत में ही जन्मे हैं। तो जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं उनमें कुछ भारत के हैं और कुछ बाहर से आए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति से विद्यमान है? तबला, झांझ, वीणा, बांसुरी। जब आप इस गद्यांश को अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वीणा। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। सभी वीणा वादिनी माँ सरस्वती से प्रार्थना अभिनंदन कीजिए। साथियों हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की। वीणा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि देशों की संस्कृति से भी वैसे ही विद्यमान है जैसे कि भारत की संस्कृति में विद्यमान है। कौन सा कथन जो है असत्य दिया गया है वह कथन को पहचानना है। तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। कुछ वाद्य यंत्र जो है गज से बजाए जाते हैं। प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं या भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। देखिए तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, ये कथन गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गद्यांश, क्योंकि प्रस्तुत गद्यांश में यह कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है कि तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। अतः यह तथ्य असत्य है, बाकी सारे तथ्य सत्य हो जाएंगे। गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृत का इतिहास जानने में सहायक है साहित्यिक ग्रंथ, वाद्य यंत्र, कलाकार, प्राचीन यंत्र। देखिए वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं हम। इस गद्यांश में देखें कि जब भी देखें वाद्य यंत्र की बात की गई है तो गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृत का इतिहास जानने में वाद्य यंत्र सहायक है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो भारतीय शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, संज्ञा।
वैसे हमारे देश का नाम भारत है, लेकिन भारतीय जो शब्द होता है ये क्या कहलाता है? विशेषण। व्याकरण की या भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण हो जाएगा, क्योंकि भारतीय शब्द विशेषण इसलिए होगा, भारत व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा होगा। व्याकरण की दृष्टि से भारत क्या है? संज्ञा होगा, तो भारतीय क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? भारतीय, शीघ्रता, विशाल या प्रचलित। ऐसा शब्द बताइए जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दिए गए हों। ठीक है, तो प्रा यहाँ पे उपसर्ग है और प्रचलित में उपसर्ग क्या है? तो सभी लोग जानते हैं प्रउपसर्ग और इत प्रत्यय है। और चल यहाँ पे क्या है? मूल शब्द हो जाएगा। देखिए, उपसर्ग उस शब्दांश अव्यय कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष प्रकट करता हो। जैसे प्रहार में प्रा, हार क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, भलाई में भला मूल शब्द है और आई यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। तो उपसर्ग प्रत्यय को आपने आसानी से समझ लिया, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में, सुमेरु में, पुराणों में या भारतीय सभ्यता में। देखिए, ये गद्यांश पद्यांश, अगर यही गद्यांश पद्यांश आपके एग्जाम पर आ जाते हैं तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। सोच सकते हैं ये 15 प्रश्न जो है दोस्तों आपके 2 से 3 मिनट में आप लोग क्लियर कर लेंगे, तो जो आपका 10 से 12 मिनट सेव बच जाएगा अदर के लिए, मैथ्स के लिए या ईवीएस के लिए या अदर संस्कृत के लिए या इंग्लिश के लिए। तो वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। जन्म शब्द का समानार्थी क्या होगा? उत्पत्ति, उल्लेख, विद्यमान, प्रयुक्त। कहते हैं इसकी उत्पत्ति हो गई, मतलब इसका क्या हो गया? जन्म हो गया। तो जन्म का समानार्थी उत्पत्ति हो जाएगा। पैदाइश, उद्गम, उद्भव, आविर्भाव आदि जन्म के अन्य सभी समानार्थी हो जाएंगे। भूखंड शब्द में समास कौन सा होगा? भूखंड। तो भू और खंड ये दोनों क्या हैं? सभी लोग बताइए। ना तो दोनों प्रधान है, ना ही कर्मधारय होगा, ना ही द्विगु होगा, क्योंकि संख्यावाचक भी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्योंकि भूकंप शब्द में तत्पुरुष समास इसलिए होगा क्योंकि अंतिम पद प्रधान दिया गया। भूखंड क्या है? यहाँ पे प्रधान है। और इस समास में साधारणतः देखा जाए प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता होती है। और कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है, अर्थात विशेषण धन विशेष संज्ञा कर्मधारय। और इसके अतिरिक्त कर्मधारय समास में दोनों पदों के मध्य उपमेय उपमान का भी संबंध पाया जाता है। और द्वंद्व समास में जिसके दोनों पद प्रधान हो, उन्हें संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, दोनों समास, वह समास जो है द्वंद्व कहलाएगा। और इसका विग्रह करने के लिए दोनों पदों के बीच और अथवा या जैसे योजक शब्द का प्रयोग होता है। द्विगु जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्या बोधक हो, द्विगु समास होता है। तो सारे समासों, चारों समासों की चर्चा भी हो गई, चारों समास का रिवीजन भी हो गया। अब बात करते हैं, कविता की पंक्ति पढ़ते हैं। चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी। बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमकती सांसों की आवाज़ सुनेगी। कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी फिर, आशा अपने हाथों में अब कुसुम चुनेगी। चटकीली है आज चहकती हुई चांदनी, कल चंदा की किरण और चटकीली होगी। खुल जाएंगे अब सबके दिल के दरवाजे, आंखें अपनी आंखों को पहचान सकेंगी। ये कविता दी गई है, इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। वाक्यांश में चमकीली सुबह का आशय क्या है? देखिए, चमकीली सुबह आपको दिया होगा, हमने पढ़ा भी है, सुबह चमकीली होगी। तो चमकीली सुबह का आशय क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंधकार समाप्त के बाद आशा भरी सुबह, सूर्य की किरणों से चमकती हुई सुबह, सफ़ेद कोहरे से चमकती हुई सुबह या प्रातः काल का समय। तो चमकीली सुबह का आशय है अंधकार समाप्त के बाद आशा भरी सुबह की बात करेंगे। अगला दिया गया है, कवि को विश्वास है। कवि को क्या विश्वास है? कल की सुबह आज से अच्छी होगी। क्या विश्वास है कवि को? कल की सुबह आज से अच्छी होगी। इस पर हमने, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, कल की सुबह अच्छी होगी। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमकती सांसों की आवाज़ सुनेगी, कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी, आशा अपने हाथों में कुसुम चुनेगी।
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी, तात्पर्य क्या है? दुख की अनुभूति खत्म होगी, पुरानी डाल टूट जाएगी, निराशा दूर होगी या मन का दुख दूर होगा। तो कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न से तात्पर्य है निराशा दूर होगी। चांदनी का विशेषण क्या होगा? चटकीली, तड़पती, गमकती, महकती। तो चांदनी का विशेषण यहाँ पे आपके कौन सा ऑप्शन आया होगा? बार बार दिया गया है तो चटकीली शब्द आया है, तो चांदनी का विशेषण चटकीली हो जाएगा। दिल के दरवाजे खुल जाएंगे, अर्थ क्या है? दिल के दरवाजे खुल जाने का अर्थ क्या है? दिलों में सबके प्रति मित्रता रहेगी। कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। कमल, प्रसून, पुष्प, सुमन। तो प्रसून आपने क्या पढ़ा है? सभी लोग बताइएगा। प्रसून आपका देखो कुसुम का पर्यायवाची नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए क्या क्या होगा? पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। लेकिन कमल की बात करेंगे, कुसुम का पर्यायवाची क्या क्या होता है? प्रसून, सुमन, पुष्प होता है, जबकि कमल कुसुम का पर्यायवाची नहीं। कमल के अन्य क्या है? पंकज, नीरज, जलज, अंबुज, वारिज। इसलिए यहाँ पे कुसुम का पर्यायवाची कमल नहीं होगा, प्रसून, पुष्प, सुमन होगा। तो कमल के पर्यायवाची कौन कौन होंगे? पंकज, नीरज, जलज, अंबुज, वारिज आदि। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना या परीक्षा का आयोजन करना। सभी ध्यानपूर्वक समझिएगा। भाषा शिक्षण के संबंध में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना होगा। जब आपकी नियुक्ति होगी भाषा के, आप लोग अध्यापक अध्यापिका होंगे, हिंदी के अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में आपके लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही होगा कि भाषा के प्रयोग के अधिक से अधिक जो है अवसर प्रदान करना। क्योंकि पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, निर्धारित पाठ्यक्रमों को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना आदि सभी भाषा शिक्षण के संदर्भ में मात्र सहायक क्रिया होंगी। लेकिन भाषा के प्रयोग के अधिक अवसर विद्यार्थियों को प्रदान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र इस मॉडल पेपर को लाइक अवश्य कर लिया होगा। संस्कृत की दूसरी मंजिल क्या है साथियों? तो संस्कृत की दूसरी जो मंजिल है, चिरंतन मूल्यों का संरक्षक, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल। उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय क्या होगा? एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त जो उपाय हो सकता है, विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना या विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना या उपरोक्त सभी। ये भाषा रुचि की बात कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो भाषा रुचि के विकास करने के जो उपयुक्त होगा वह होगा विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझना। विद्यार्थियों में जो है भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है कि विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना। इससे क्या होता है? भाषा की रुचि का विकास किया जा सकता है। अगला है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह समान बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटक रहा है। तो यह संभवतः किससे ग्रस्त होगा? डिस्कैल्कुलिया, डिसेफिया, डिसलेक्सिया या डिस्फेजिया। 4 आपके ऑप्शंस दिए गए, तो किससे ग्रस्त हो सकता है? देखिए प्रश्न समझिएगा। बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय अटक रहा, मतलब डिसलेक्सिया की बात करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी समान बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है तो विद्यार्थी संभवतः डिसलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित है। पूरी पाठचर्या में किसमें भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता? ज्ञान निर्माण में, व्याकरण निर्माण में, आकलन निर्माण में या मूल्य निर्माण में नहीं किया जा सकता। तो पूरी पाठचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि भाषा किसी भी विषय को सीखने में माध्यम का कार्य करती है और माध्यम के अभाव में ज्ञान निर्माण असंभव नहीं, संभव ही नहीं, असंभव हो गया है। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? किसकी बात कर रहे हैं? बच्चों की भाषा के संदर्भ में। बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। बच्चों की भाषा तार शैली में हो रहती है। या बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। तो बच्चों
कि भाषा के संदर्भ में जो कथन सही है कि बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आप सभी लोग जानते समझते हैं, व्याकरण की बात कर रहे हैं। कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? संदर्भ में घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बनाइए। धर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए समूह में ऐसे शब्द और छांटिए, या घर घर युग्म प्रयोग करके बताइए, या घर घर आपकी ही चर्चा वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति के अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, प्रश्न दिया गया है संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को कौन पुष्ट कर रहा है? कि घर घर आपकी ही चर्चा है वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव होगा। कि घर घर यहाँ पे पुनरावृत्ति क्यों हो रहा है? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर, भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल, अध्यापक का एकालाप या दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। सभी कमेंट कीजिएगा। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या हो सकता है? विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना, क्योंकि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर मिले। भाषा शिक्षण में विद्यार्थियों के अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, समुचित अवसर मिलने से अंदर की हीनता समाप्त हो जाती है और एक आदर्श वातावरण तैयार होता है। इसमें बच्चों का भाषाई विकास स्वतः रहता है। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप में निर्भर करता है आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर या समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। तो बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से जो निर्भर करता है वह समृद्ध भाषा परिवेश पर करता है। अगला प्रश्न है वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष। कई बार पूछे जाते हैं, दोष भी पूछा जाता है कि वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली है इसमें दोष कौन है? यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, या इसमें आकलन की कोई सुनिश्चित मानदंड नहीं है, या इनमें से सभी। ये परीक्षा प्रणाली में दोष यह है कि विद्यार्थी द्वारा जो अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं होता है, पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है और इसमें आकलन की कोई सुनिश्चित मानदंड नहीं। तो उपरोक्त सभी ये सभी जो है दोस्तों आपके वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक साध्य है, साधन है, एकमात्र संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा सीखने में जो पाठ्य पुस्तक है वह एक साधन है, साध्य नहीं है। तो क्या है? वह एक केवल साधन है। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है, बुद्धि परीक्षण से की जा सकती है, निबंधात्मक परीक्षण से की जा सकती है, प्रोजेक्टिव परीक्षण से की जा सकती है, या उपलब्ध परीक्षण से की जा सकती है। सभी कमेंट करें, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। तो हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, क्योंकि उपलब्धि की जांच करना है। तो जो आपने उपलब्धि की होगी, मान लीजिए जो इसके पहले हमने क्लास किया, ठीक है, बाल विकास, हिंदी के, गणित के, संस्कृत के, ठीक है, ईवीएस के क्लास किया, और ये जो मॉडल पेपर है ये उपलब्ध परीक्षण की आपकी जांच कर रहा है कि आप इस 150 में से कितना स्कोर रहे हैं। मतलब हिंदी शिक्षण में उपलब्ध शिक्षण की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से। आपने जो क्लास हमने किया उससे क्या क्या पढ़ा, क्या सीखा, ठीक है, ये हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण होगा भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नज़रिया, भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशीलता, भाषा के आकलन की प्रक्रियाएं, या किसी भाषा विशेष का साहित्य। तो अपने विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण, देखिए किसी भाषा का विशेष जो साहित्य होता है वह सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। वहाँ की भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नज़रिया, भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशील और भाषा के आकलन की प्रक्रियाएं, ये तीनों अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण किसी भाषा का या भाषा विशेष साहित्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों ने क्या सीखा है। तो सतत आकलन का उद्देश्य होता है बच्चों ने कितना सीखा है, सततता।
तो सतत आकलन आपने पढ़ा होगा। तो इससे क्या होता है, बच्चों ने कितना सीखा, अर्थात कक्षाधिगम तथा शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाए गए पाठ सामग्री का बच्चे कितना सीखते हैं, इससे संबंधित हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। सस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन, द्रुत पठन। तो इनमें से पठन का प्रकार नहीं होगा। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो साथियों, सस्वर, मौन और द्रुत ये पठन के प्रकार हैं, लेकिन जो अर्थ पठन है यह पठन का प्रकार नहीं होगा। तो साथियों, ये रहे आपके हिंदी पेडागॉजी के, और भी आप बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हिंदी पेडागॉजी का। अब बात आती है तीसरे सब्जेक्ट की, गणित की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जो कॉमन आता है आपका, चाहे EVS बात करें, ठीक है, हिंदी बात करें, या हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, ये कॉमन आते हैं आपके। तो मैथमेटिक्स के लिए तैयार हो जाइए, रफ पेन जरूर ले लीजिए। जितना ज़्यादा आप स्वयं से करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए मैथ्स की शुरुआत करते हैं। सभी लोग माँ सरस्वती की एक प्रार्थना कर लीजिए और जयकारा बोल लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर आप लोगों के। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, उनके वर्गों का योगफल 100 है। इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए संख्याएं x और y हैं। तो प्रश्न अनुसार गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर 48 दिया गया है, और क्या कहला, उनके वर्गों का योग यानी x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, 100 दिया गया है। तो आपको इससे क्या निकालना है, आप सभी जानते हैं कि x धन वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, फार्मूला x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2xy होता है। तो x स्क्वायर का मान क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 100 कर लीजिए, और प्लस 2xy, 2 इंटू XY का मान कितना दिया गया है, 48 दिया गया है। तो 48 दूनी 96 और 100 को जोड़ लीजिए, 196 आ जाएगा। अब 196 कितने पाया, x धन y का होल वर्ग बराबर 196 आया। तो x धन y बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 196 आ जाएगा, और रूट के अंदर 196 मतलब ये किसका वर्ग है, 14 का वर्ग हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या आ जाएगा, यानी x धन y का मान कितना आ गया, अंडर रूट 196 आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर मान लीजिए 14 गुणे 14 करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, तो x धन y बराबर क्या बचेगा, 14 ही तो बचेगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको समझ नहीं आया कमेंट जरूर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 56, 71 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। देखिए 56, 71 दिया गया है, इन संख्या को पलट देंगे 17, 65 हो जाएगा, 65, 1765 से लिख देंगे, और इनका अंतर पूछा जा रहा है। तो माइनस कर लीजिए, 11 में 5 गया 6 आ जाएगा, 6 में 6 गए 0 आ जाएगा, और 16 में 7 गए 9 आ जाएगा, 4 में गए 3 आ गया, 3906। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। बहुत ही आसान गणित से आप लोग घबराइए मत। 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है, और एक भिन्न से जरूर आएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.66। ये कैसे करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 से जब भाग 2 में करेंगे नहीं जाएगा, 0 लिख देंगे तो सम लो, फिर ये 20 बन जाएगा। तो 3×18, 3×18 जाता जाएगा, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, 2/3 की वैल्यू हमारी 0.666 लिख लीजिए। इसके बाद आता है 3/5, 3/5 की वैल्यू आपके आ गई 0.6। इसी प्रकार 5/8 की वैल्यू निकाल लीजिए, भाग करके 0.625 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए 0.6 आ गया, 0.625, और एक आया था हमारा 0.666। अब इसमें बताइए सबसे छोटा मान किसका होगा।
तो सबसे छोटा मान 0.6 होता है, तो 3/5 सबसे छोटा हो जाएगा और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 666 वाला हो जाएगा। तो ये किसका मान आया था, 2/3 का आया था। तो ठीक है, तो सबसे बड़ा मान किसका 2/3 का है और सबसे छोटा किसका है 3/5 का है। माइनस कर लीजिए, 5 3 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 5 15, 5 दूनी 10 आ जाएगा और 5 3 15, 3 3 9 का 10 ऋण 9 आ जाएगा। 10 ऋण 9/15 कितना आ जाएगा, 1/15। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। नहीं आया तो वीडियो को और थोड़ा पिछले कर लीजिए, 10 सेकंड का जो होता है, फिर से एक बार जरूर समझ लीजिए क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। संख्याएं चेंज हो सकती हैं लेकिन इन्हीं कंसेप्ट से प्रश्न आएंगे। दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है। यदि एक संख्या है 77 तो दूसरी संख्या निकालें। इसके लिए एक फार्मूला होता, आपने पढ़ा होगा, लासा या एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे एलसीएम 693 दिया हुआ है, गुणे 11 कर लीजिए, बराबर में एक संख्या 77 है, दूसरी 100 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 100 बराबर क्या जाएगा, इसके बटे में 77 आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो 11 कम 11 7 77, 7 को 693 से कट कर दीजिए, 7 9 63 होता है शायद, और 6 बचेगा, 7 9 63, 99 आना चाहिए। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 99 और पहली संख्या 77 है। आपको चेक करना हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो दूसरी संख्या 99 और पहली 77 आई। अब इन दोनों को देखिए मासा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 11 9 99, 11 7 70, 11 जो है दोनों को काट रहा है, यानी कि मासा सही है। तो हमारा क्या जाएगा, 99 सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक कंपनी 25 लाख की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या क्या होगी। केवल गुणा भाग जोड़ घटाना पूछा गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना। 25 लाख, लाख में कितने शून्य होते हैं सभी को पता होना चाहिए। कितने होते हैं, 5 शून्य होते हैं, 2 3 4 एंड 5। बटे में क्या कर देना, कुछ नहीं, 100 कर दीजिए, सिंपल सा है, 2 जीरो काट दीजिए, कितना बचेगा 25,000। तो हमारा जो बी ऑप्शन दिया गया सही हो जाएगा। केवल 10 सेकंड का क्वेश्चन था और इसी टाइप से पूछे भी जाते हैं। किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। यदि संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि और कमी हुई है। ये आपकी माइंड को टेस्ट कर रहा है, या आप कितना कहाँ तक सोच सकते हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न समझने वाला है। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न था, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यदि सदस्य की संख्या को x% जो है बढ़ाकर पुनः x% जो है घटा दिया जाए तो संख्या में कमी क्या आ जाएगी। तो संख्या में कमी बराबर x² बटे 100% से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10% बढ़ रही ना, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 10² आ जाएगा और बटे में 100 आ जाएगा, प्रतिशत कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 ही होता है। 100 से कटेगा 1 ही आएगा, तो 1% ही होगा ना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 2500 का निकाल लेना है। तो 2500 का प्रतिशत जब निकालेंगे, 2500 का 1% हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2500 का 1% निकालेंगे तो 2500 गुणे 1 बटे 100 कर दीजिए। 0 से 0 कटा। ठीक है, यहाँ पे 2500 में 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ऑलरेडी आपको 25 बचेगा। अतः 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, 25 वृद्धि हो जाएगी। यानी कि कौन सा हो जाएगा, 25 सदस्यों की वृद्धि वाला होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20
और पुरुषों के आने पर अनुपात जो है उलट दिया गया, तो स्त्रियों की संख्या कितनी थी? सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, केवल 3 लाइन का प्रश्न है, समझिएगा। महिला, यहाँ पे क्या दिएगा? पहले स्त्री दिया गया है, फीमेल, तो स्त्री और पुरुष का अनुपात क्या हो जाएगा? 3x और 2x होंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है? 20 और पुरुषों के आने के अनुपात उलट जाते हैं, तो इस पर क्या हम कर देंगे? 3x बटे जो है अनुपात में है ना, तो 2x, x ठीक है, तो बाद में पुरुष वाला है, तो 2x में कितना है? पुरुष और आ जाते, तो नीचे 20 ऐड कर दीजिए, पुरुष और आ रहे हैं ना, कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? ध्यानपूर्वक समझिए, बराबर 2/3 ही आएगा ना आपका। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा, तो ये 9x हो जाएगा, और इधर 2 दूनी 4, 4x धन 40 हो जाएगा, तो 9x इक्वल टू 4x धन 40 के, तो 4x यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? 5x हो जाएगा बराबर 40 के, तो x बराबर 40/5 यानी 8 5 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 8 40 होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। तो फीमेल को हमने कितना माना था? 3x माना था, तो 3 गुणे 8 कर दीजिए, 8 से कितना होता है? 24 होता है, तो स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1:15 या 1:15 बजे जो है घड़ी की सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा? ये प्रश्न आता है घड़ी की सुइयों से संबंधित। तो आपको ये ध्यान देना है कि 60 मिनट में घूमेगी तो 360 डिग्री का बनेगा, 1 घंटे घूमती है, और 1 मिनट अगर सुई घूमेगी तो 360 में फिर 60 का भाग कर दीजिए, 0 से 0 6 36 कितना आएगा? 6 डिग्री आएगा। और 15 मिनट में कितना आ जाएगा? 15 मिनट का निकाल लेते हैं, 6 डिग्री गुणे 15 कर लीजिए, 15 6 का 90 डिग्री हो जाएगा। तो 1 घंटे का कितना होता है? ध्यान पूर्वक, 1 घंटे का यानी 60 मिनट में कितनी घूमेगी? 30/60 कर लीजिए, 30 डिग्री बटे 60 हो जाएगा। और 15 मिनट में कितना घूमेगी? तो 30/60 कितना होगा? 30/60 गुणे 15 हो कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। 7.5 आएगा, सॉल्व कर लीजिए, 7.5 आ जाएगा। इसलिए 1:15 घंटे की सुई अंक 1 से लेके 7.05 डिग्री आगे और मिनट की सुई 3 अंक पर होगी, तथा अंक 1 और 3 के बीच का कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अतः 1:15 बजे सुइयों के बीच का कोण 60 - 75 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग आपके 50 डिग्री के आसपास आ जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16/5 सेंटीमीटर है, तब इसका परिमाप क्या होगा? देखिए समबाहु त्रिभुज समझिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 इंटू भुजा का वर्ग होता है। क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो √3/4 भुजा वर्ग बराबर कितना दिया गया है? क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दिया गया है? 16 √3 है, अंडर रूट में दिया गया है, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। अंडर रूट में 5 या 3 दिया गया था, मिसप्रिंट हुआ यहाँ पे, 16 √3 दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन रखे गए हैं। तो 16 √3 की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसके बराबर में हम 16 √3 कर लेंगे, यानी कि √3/4 गुणे भुजा का वर्ग मान लेते हैं b² बराबर 16 √3 दिया गया है। तो 16 चौको 64 हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो भुजा वर्ग बराबर क्या आ जाएगा? भुजा वर्ग बराबर 64 आ जाएगा।
ये वर्ग बराबर आया है, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3 गुणे भुजा होगा, क्योंकि 3 भुजाएं होती हैं, 3 गुणे भुजा कर लीजिए, 8 तिक 24 सेंटीमीटर आना चाहिए। बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आप देखते हैं अगला प्रश्न। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10, 8, 6 सेंटीमीटर है। 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। एक प्रश्न जरूर आता है, सी टेट में इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। देखिए आयताकार बॉक्स है, तो आयतन क्या हो जाएगा, 10 गुणे 8 गुणे 6 बराबर 480। तो जरूरी बॉक्स की संख्या क्या हो जाएगी, 62 40 बटे 480। 0 0 काढ़िए, 48 किस में कीजिए, 48 से कम 48, और 48 तियाँ कितना होता है, सभी लोग बताइए। 48 से कम 48 62 था, इसके बाद 2 और 48 2 50 आया, 144 था, ठीक है। तो 48 तियाँ कितना आ जाएगा, 144 हो जाएगा, तो 13 होना चाहिए। तो बक्सों की कितना, 13 बक्से ही इसमें आवश्यकता होगी। रेनू अपने 9 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइल्स लगाना चाहती है। टाइल्स के साइजों की कौन सी खरीदे जिसमें फर्श पर किसी टाइल्स को काटे बगैर लग जाए। देखिए समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दिया गया है 9 मीटर गुणे 7 मीटर, लंबाई गुणे चौड़ाई दी गई है। इसको हम वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा जो आंसर वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया, तो 9 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 900 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, और 7 मीटर को 700 वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो 900 गुणे 700 ये क्या आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। टोटल कितना आएगा, 900 63, 63 और 4 जीरो कर दीजिए, 6,30,000 क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है 1575 गुणे 400 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1575 जो होगा यहाँ पे आपका, वह एक आपके 6,30,000 के गुणनखंड हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा, तो 35 45 वाला ऑप्शन चेक कीजिए। मतलब यही हमें देखना है कि इनका जो गुणा निकालिए चारों का, इसका एक गुणनखंड होना चाहिए। तो 35 45 इसका हमें गुणनखंड आ रहा है, यही हमारा 1575 है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः है, ए मीटर, बी मीटर तथा सी मीटर दिया गया है। तो इसका आयतन क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन भी मिसप्रिंट हो चुके हैं। चलिए कुछ नहीं, हम डायरेक्टली आंसर को सॉल्व करते हैं। दोस्तों घनाभ की लंबाई क्या दी गई है, सभी को पता है, एल मीटर, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच होती है, एल बी एच, इतना जानते हैं। तो एल यहाँ पे क्या दिया, आयतन, तो एल वी स्क्वायर ए एम स्क्वायर, बी एच बराबर बी एम स्क्वायर, और एच एल बराबर क्या हो जाएगा, सी एम स्क्वायर। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, एल बी एच होता है, अर्थात अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसे हम अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, एल बी धन बी एच धन एल एच लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अर्थात अंडर रूट ए बी सी एम क्यू, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माद मादिका बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, लेकिन परास आपका नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स, यहाँ पे दिया गया 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान बताइए। साधारण सा प्रश्न, बहुत ही आसान है। देखिए, वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य है। एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो प्रतिशत लाभ क्या आ जाएगा, 20 माइनस एक्स अपान एक्स मल्टीप्लिकेशन 100। तो प्रतिशत लाभ दिया गया 25, तो 25 बराबर कर लेंगे यहाँ पे। ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो अगर हम x को इधर लाएं, 25 को इधर लाएं, तो 25 इधर रहेगा तो कितना का 25 कट जाएगा, एक आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 4 को फिर हम इधर लाएं तो कितना आ जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिए, 1/4 बराबर 20 माइनस एक्स अपान एक्स हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, 80 माइनस 4x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा कठिन प्रश्न था लेकिन आसान सा प्रश्न था। अब बात करेंगे पेडागोजी के प्रश्नों की, ध्यानपूर्वक समझिएगा। शिक्षा शास्त्र के प्रश्न रहेंगे। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल से संबंधित है, सांस्कृतिक, अनुशासन संबंधी, सामाजिक या उपरोक्त सभी। तो गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल से संबंधित हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सांस्कृतिक, अनुशासन, सामाजिक, इन तीनों से संबंधित हो जाएगा। अगला है, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 77 नंबर प्रश्न है। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति जो है कि किस भाषा से हुई है, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति साथियों किस भाषा से हुई है, सभी लोग जानते हैं, फ्रेंच भाषा से हुई है। पाठ्यक्रम करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरस शब्द हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो यहाँ पे फ्रेंच ना होकर लैटिन भाषा से है, क्योंकि आप ठीक है, तो काफ़ी सारा मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। तो ध्यानपूर्वक आप लोग प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा। जब हम बार बार हम ही मॉडल पेपर तैयार करते हैं फिर भी गलती हो जाती तो आप लोग सोच सकते हैं, इसलिए सावधानीपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को अटेंड करना है। आप लोग सपोर्ट करते हैं, फीडबैक करते हैं, इसलिए जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता, कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना या लैंगिक भेद। तो गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए किसका एक कारण माना जा सकता, लैंगिक भेद का कारण नहीं माना सकता। माँ की कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित संरचना, इन तीनों को माना जाएगा लेकिन लैंगिक भेद को नहीं माना जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम जो है भाषा से पहले है, भाषा के बाद है, विज्ञान के बाद है या सामाजिक विज्ञान के बाद है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम जो है सामाजिक विज्ञान के बाद नहीं है, भाषा के बाद आएगा। सामाजिक विज्ञान के बाद नहीं, भाषा के बाद आएगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। NCF 2005 की रूपरेखा को 1975, 88, 2000, 2005 में प्रकाशित किया गया और 2000 के अनुसार विकल्पों का क्रम क्या होगा, पहले भाषा, फिर गणित, फिर विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान। यह गणित का अनुक्रम भाषा के बाद होता है। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है, 5 से 15, 6 से 12, 6 से 14, 6 से 16। आप सभी जानते हैं 6 से 14, 6 to 14। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। कक्षा में अधिगम की गतिविधि आयोजित करने में अत्यंत प्रभावशाली कारक निम्नलिखित में से कौन सा है,
अभिप्रेरण, अनुशासन, पाठ्यविवरण या श्रव्यदृश्य सहायक सामग्री हो जाएगा। तो कक्षा में अधिगम की गतिविधि आयोजित करने में अत्यंत प्रभावशाली कारक जो है अभिप्रेरण हो जाएगा, क्योंकि अधिगम की गतिविधि आयोजित करने में अभिप्रेरण की प्रक्रिया एक अत्यंत प्रभावशाली कारक के रूप में कार्य करती है। खेल के दौरान राम 4 तीलियों के एक चतुर्भुज बना रहा होगा और कॉपी में सारणी बनाता है। चतुर्भुज की संख्या 1, 2, 3, तीलियों की संख्या यानी एक चतुर्भुज में 4 में, 2 चतुर्भुज 8 में, 3 चतुर्भुज 12 में बन जाते हैं। तो उसकी इस प्रक्रिया से निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि राम खेल रहा है, राम गणित कर रहा है, राम खेल के साथ गणित कर रहा है, या राम केवल खेल खेल रहा है, गणित नहीं कर रहा है। तो इसका तात्पर्य हो कि राम खेल के साथ गणित भी कर रहा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीलियों की सहायता से चतुर्भुज बनाकर राम खेल खेल में गणित सीख रहा है और यह बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की उपयुक्त अवधारणा भी है। आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यकता होता है? बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, या बच्चों की विषय वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता, या बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाने की बात कर रहे हैं। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं। तो आपकी समझ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होगा? बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे नए ज्ञान की उनमें क्या होते खोज की शुरुआत होती है। अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर प्रक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड एनलार्ज या कॉपी एंड रिड्यूस। यह गतिविधि क्या हो सकती है? रूपात्मक आकलन गतिविधि, समय व्यतीत करने के लिए मज़ेदार गतिविधि, या अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि या विषय वस्तु पश्च गतिविधि हो जाएगी। ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो अनुपात और समानुपात पढ़ाते समय सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं करती हैं। कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड एनलार्ज, कॉपी एंड डिफ्यूज। तो अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु या कह सकते हैं पूर्व गतिविधि होती, किसी विषय वस्तु की पूर्व गतिविधि हो जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर संक्रिया में कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड एनलार्ज तथा कॉपी एंड डिफ्यूज आदि सभी किसी भी विषय को पढ़ाने से पूर्व की गतिविधियां हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या विशेषता होती है? किसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्योंकि यह काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, क्योंकि इसमें विश्वसनीयता होती है, क्योंकि जो ऑप्शन आप करेंगे वो आपको पता है कि ये सही है तो सही है। वैधता भी होती है और वस्तुनिष्ठता, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषताएं 3 हैं: विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी होती है? विश्वसनीयता की। अगर पूछा जाए कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी होती है? वह होती है विश्वसनीयता की। विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं, क्योंकि वे एक से अधिक पाठ्यपुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, या वे अर्थ निर्माण के प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं, या वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। तो विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं, क्योंकि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में जो है संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। क्योंकि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। वैकल्पिक निर्वाचन आप लोग समझ सकते हैं। 10 ग्राम क्या है? एक चीनी पुरानी पहेली है। विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचान के लिए प्रयोग है। इसके 5 या 7 टुकड़े होना, सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए, 10 ग्राम एक चीनी पुरानी पहेली है। विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचान के लिए प्रयोग करना और 5 से 7 टुकड़े होना, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि 10 ग्राम बहुत ही पुरानी चीनी पहेली है, जिसमें 5 या 7 टुकड़ों को मिलाकर विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों के आकारों की पहचान की जाती है। अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? समस्या समाधान विधि, संग्रह विधि,
ह्यूरिस्टिक विधि या वर्गीकरण विधि? ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का कमेंट करना इंपॉर्टेंट है। तो अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है, या खोज विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके प्रवर्तक प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। एक बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है जिसमें छात्र स्वयं खोज कर समस्या समाधान करता है और सीखता है। एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया करता है। 8-5 8-5 बराबर 26 मीटर। तो विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित होगा? आगमन, निगमन, विश्लेषण या संश्लेषण? ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक विद्यार्थी 8 मीटर व 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करना चाहता है, तो किसका अनुसरण कर रहा है? आगमन का कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थी द्वारा आयत के परिमाप का हल जो है आगमन विधि परिमाप 2 × L + B लंबाई धन चौड़ाई पर आधारित है, क्योंकि विद्यार्थी आयतन के परिमाप के सूत्र का प्रयोग परिमाप बराबर 2 × लंबाई धन चौड़ाई का नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? वह कहला जाएगा आगमन विधि। और सूत्र का प्रयोग करता तो निगमन विधि कहला जाता। अगला प्रश्न देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पेडागोजी का प्रत्येक सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट होता है। अगर बाल विकास में 30 में से 30 लाना है, 25+ लाना है, या इसलिए प्रत्येक में पेडागोजी होती 15 नंबर की, तो 15 में से कम 10+ या 10 से 12 नंबर लाना ही पेडागोजी में, तभी सिलेक्शन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 120+ का टारगेट जो हमने रखा है वो ज़रूर प्राप्त होगा। इसलिए मॉडल पेपर आपके लिए ला रहे हैं ताकि और बेस्ट तैयारी आप लोग कर पाएँ, इससे बेस्ट तैयारी कर पाएँ। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या होता है? उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में किन का अंतर होता है? केवल उद्देश्यों का अंतर होता है। उपलब्ध परीक्षण से आशय विद्यार्थी कितना सीखा है इसकी जानकारी करना होता है, और नैदानिक परीक्षण से क्या होता है? आशय विद्यार्थी को सीखने में आने वाले व्यवधानों की जानकारी करने से है। अर्थात दोनों परीक्षण के उद्देश्यों में अंतर होता है। दोस्तों, इसके पहले हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? CDP बाल विकास कंप्लीट कर लिया, आपकी हिंदी भाषा कंप्लीट कर लिया, और आपकी मैथ्स कंप्लीट कर लिया। 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 2 सब्जेक्ट EVS पर्यावरण की करेंगे, और अंतिम आपका संस्कृत भाषा जिन्होंने सेलेक्ट किया है वो रहेगा। अब बात करेंगे पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, कंसेप्ट के रहेंगे। और चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो है आपके NCERT के पैटर्न पर रहने वाला है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे EVS के। इसके बाद संस्कृत लैंग्वेज की बात करेंगे। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, या धार्मिक केंद्र से? देखिए, बच्चे के समाजीकरण का पहला पाठ, तो बच्चा जब पैदा होता है, उसकी जब धरती पर आता है, माँ के गर्भ से जब आता है बच्चा, तो सर्वप्रथम अपने माता पिता के पास रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है। तो बच्चे को जो समाजीकरण का पहला पाठ जो है वह फैमिली या परिवार से प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? देखिए, ना तो लिथियम बैटरी होगा, ना ही सोडियम, ना ही LED, ये तीनों आपके वैकल्पिक स्रोत नहीं है। लेकिन जल ऊर्जा जो है एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में होता है, क्योंकि वाटर एनर्जी वैकल्पिक स्रोत है। LED लाइट जो होता है, लाइट एमिटिंग डायोड की बात करेंगे, एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। और लिथियम बैटरी पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी होती है। इस बैटरी को अनावेशित होते समय इसमें लिथियम आयन इसके ऋण आयन से धनायन की ओर प्रभावित होते हैं, और बैटरी के आवेशित होते समय इसके उल्टा चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट जो है मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? देखिए, ततैया, बरी, चींटी, दीमक, मकड़ी। सभी जानते हैं ततैया जो होती है, चींटी और दीमक, ये एक साथ झुंड में चलते हैं। आप देखते होंगे अक्सर अपना अपना ये बनाए रहते हैं, लाइन से चलते रहते हैं। लेकिन मकड़ी होती है अकेला अपना जो है जाला बुनती है। जो ये जाला होता है घरों में देखते होंगे, ठीक है, तो ये अकेले बुनती है, ये झुंड के साथ नहीं रहती, ना ही कॉलोनी बस्ती में रहती है। तो यहाँ पे हमारा D ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पाइडर की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली,
सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। तो ये सभी लोग जानते हैं सोयाबीन में सबसे ज़्यादा 42 से 44% प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा। तो प्रोटीन की बात की जाती है तो सोयाबीन का नाम तो ज़रूर आएगा। तो सोयाबीन, चना, मक्का वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? शारीरिक वृद्धि, मरम्मत के लिए आवश्यक। और प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन से नामक रोग होता है? क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? विटामिन ए, बी, सी, के। विटामिन एडक, ये एडक क्या है? ये वसा में घुलनशील है या जल में घुलनशील है? सभी लोग फटाफट बताइए। तो विटामिन बी और विटामिन ई। विटामिन बी हो गया, और कौन सा है? और विटामिन सी और एडक ए, डी, ई, ये किस में मिले हैं? किस विटामिन की कमी से घाव में रक्त का बहना नहीं रुकता है? हम बात करेंगे विटामिन के। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त के थक्के जमाना। और विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थेक्विनोन है। अगला प्रश्न है, पूर्णतया कार्बनिक या अकार्बनिक बनने वाला पूर्णतः कार्बनिक या ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य? मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, असम। तो पूर्णतः कार्बनिक बनने वाला जो प्रथम भारतीय राज्य है वह होगा सिक्किम। नोट कर लीजिएगा। सिक्किम राज्य कृषि भूमि का लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक प्रथा लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया। कृषि भूमि पर चारों ओर 75,000 हेक्टेयर भूमि पर धीरे धीरे जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम जैविक राज्य बन गया, और वह है साथियों सिक्किम। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? स्क्रीन पर पूछा गया है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा प्रश्न को, तभी अपना अपना फीडबैक दीजिएगा। पानी में प्रदूषण की जांच करते समय कॉलीफॉर्म की अधिक संख्या के उच्च स्तर की ओर संकेत करते हैं। कीटनाशक का, उर्वरक का, जैविक ऑक्सीजन की मांग का, या अवशिष्ट पदार्थ का? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? अवशिष्ट पदार्थ की बात कर रहे हैं। यानी कॉलीफॉर्म टेस्ट क्या होता है? पानी में घुलित ठोस अवशिष्ट पदार्थों की घुलनशील सांद्रता की जांच के लिए किया जाता है। जबकि बॉडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी के प्रदूषण का संकेतक है। जिस जल में जितनी बीओडी की सांद्रता अधिक होगी वह जल उतना ही अशुद्ध होगा। ये आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, फटाफट आप लोग कमेंट करके फीडबैक करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? वह है साथियों मलेरिया। मलेरिया जल जनित रोग होता है क्योंकि रुके हुए या इकट्ठे पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है, जिनके काटने पर मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होता है। जबकि निमोनिया क्या होता है? डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। और पोलियो क्या होता है? एक विषाणु जनित एवं चेचक। पोलियो और विषाणु ये दोनों क्या हैं? पोलियो और चेचक ये दोनों रोग विषाणु जनित रोग हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है? न्यूनतम मतलब कम से कम। डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो आप सभी लोग जानते हैं डीजल, पेट्रोल, कोयला ये सबसे अधिक करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन सबसे कम जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। क्योंकि हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायु तोपों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है धीरे धीरे हाइड्रोजन की जगह। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट कौन सा होगा? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं होगा उसे ही गैसीय अपशिष्ट कहा जाता है। साथियों यहाँ पर आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कारखानों से निकला हुआ धुआं, ठीक है, परिवहन से निकला हुआ कूड़ा करकट, मरे जीव जंतु, सड़ने से निकलने वाली गैस की दुर्गंध जो होती है, ये सारे अपशिष्ट कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो सभी लोग जानते हैं प्लास्टिक एक ऐसा पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है जो लंबे समय तक इसको गलित नहीं किया जा सकता, इसको पूर्णतः मिटाया नहीं जा सकता है, ठीक है, इसलिए पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है। क्योंकि प्लास्टिक से क्या है? मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है।
प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक पृथ्वी में पड़ा रहता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन भी नहीं होता है कि कोई जीव इसको खा ले, तो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? उसमें अधिक जल होना चाहिए, पौधे को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या मिट्टी कठोर होती है। तो कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? शुष्क मिट्टी, शुष्क मतलब क्या होती है? सूखी हुई कह सकते हैं। तो मिट्टी में क्या होता है? लवण सांद्रता अधिक होती है। जो शुष्क मिट्टी होती है उसमें लवण सांद्रता अधिक होगी। अगला है सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, या उर्वरक से संबंधित है। देखिए साथियों, जब भी सिल्वीकल्चर की बात की जाती है तो वन एवं अनुत्पाद से यह संबंधित है। जो वन और वन से जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं उसे सिल्वीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या कोई नहीं। तो हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली जो गैस होती है जो हमारे लिए प्राणवायु होती हुआ है साथियों, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आशवन, किण्वन, या स्टेरिलाइजेशन की बात करेंगे। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? किण्वन कहलाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। और लैक्टिक अम्ल क्या होता है? जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों स्क्रीन पर दिया गया है आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 75, 20 अप्रैल 80, 20 अप्रैल 80, या बात करेंगे 21 अप्रैल 75। तो आर्यभट्ट को सबसे पहले प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975, 1975 में। आर्यभट्ट स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह। प्रश्न आ गया कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? तो वह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैंकानूर से प्रक्षेपित किया गया। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? महादेव पर्वत पर, अंजता, मैकाल पर्वत पर, या विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो धूपगढ़ की स्थित है वह दोस्तों महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जो सतपुड़ा पर्वत का एक भाग है। और यह पर्वत पचमढ़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम किसका जन्मदिन मनाते हैं? गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, या पैगंबर हजरत मोहम्मद। देखिए कार्तिक पूर्णिमा की जब भी बात की जाती है नाम आता है गुरु नानक जयंती की बात करेंगे। प्रतिवर्ष पूर्णिमा के दिन हम गुरु नानक जी का जन्मदिन मनाते हैं। इसे गुरुपुरब कहते हैं। इस दिन लोग गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थना करते हैं, जुलूस निकालते हैं, लंगर का आयोजन भी करते हैं। लंगर मतलब जैसे हमारे यहाँ भंडारा बोलते हैं ना, वैसे ही लंगर भोजन के लिए वहाँ पर उनमें क्या है, क्या बोला जाता है? लंगर बोला जाता है, जिसमें सभी को भोजन कराया जाता है। बुला चौधरी निम्नलिखित में से खेल विधा सुविख्यात हैं किससे? तीरंदाजी, कुश्ती, तैराकी, या हॉकी। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो कि किसके विख्यात हो जाएंगे? ये हो जाएंगे तीरंदाजी, सॉरी तैराकी यहाँ पे दिया गया है, मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो यह तैराकी के खेल विधा के सुविख्यात हैं। मध्य प्रदेश में कितने जिले व संभाग हैं? 52 जिले, 50। देखिए सभी लोग जानते हैं कि 52 जिले हैं, तो हमारा कौन सा होगा? 52, 10 वाला सही हो जाएगा। अगला है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? देखिए नदी बांधों में जल विद्युत जो बनाया जाता है उसके लिए कथन सत्य नहीं है। कौन सा नहीं होगा? कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, या पानी हवा को प्रदूषित नहीं करता है, जल विद्युत सुविधाओं को बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। देखिए साथियों बांध टिकाऊ विकास को प्रभावित करते हैं, यह कथन सत्य नहीं है। बाकी जो बांध से संबंधित है BCD ये हमारे कथन सत्य दिए गए हैं जल विद्युत से संबंधित, क्योंकि जल विद्युत के लिए बने बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। बांध के बनने से नदी का प्राकृतिक प्रवाह सीमित हो जाता है, जिससे उसमें प्रवास करने वाले जीव प्रभावित होते हैं, और बांधों एवं जलाशयों के निर्माण के कारण होने वाले अधिकांश प्रभाव जो है दीर्घकालिक रूप में फिर प्रकट होते हैं।
पर्यावरणीय अध्ययन में अधिगम सामग्री का प्रमुख जो दायित्व है वह कम समय में अधिक ज्ञान देना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, यह विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सामग्री का जो प्रमुख दायित्व होता है कि विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित जो है स्पष्टीकरण करना चाहिए, क्योंकि जो कठिन या कह सकते हैं जो कठिन स्थल हैं, उचित स्पष्टीकरण शिक्षण अधिगम सामग्री पर्यावरण अध्ययन में मूर्त तथ्यों का स्पष्टीकरण में सहायता करती है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्यपुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या पौधों का चित्र। तो पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं, पेड़, पत्ती, फूल, डालें, तने, ठीक है, इन भागों को शिक्षण हेतु जो आवश्यक होता है वह होगा दोस्तों पौधों का अवलोकन होगा, पाठ्यपुस्तक होगा। सबसे ज़्यादा पौधों का अवलोकन जरूरी है, क्योंकि विभिन्न भागों के शिक्षण करना है तो उसके लिए पौधों का अवलोकन बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पौधे के विभिन्न भागों का अध्ययन करने के लिए पौधे का अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे क्या होता है, छात्रों को पौधे से संबंधित प्रक्रिया का ज्ञान आसानी से हो जाता है अवलोकन करने के बाद। अगला प्रश्न है, किसको विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है? कहानी कथन को, प्रयोग को, गोष्ठी को या समूह चर्चा को माना जाता है? तो किसको विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने का कुंजी माना जाता है? वह है दोस्तों कहानी कथन को। कहानी कथन को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है, क्योंकि विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत प्रयोगशाला, लाइब्रेरी मेथड अपनाकर शिक्षक अपना शिक्षण कार्य आसान कर सकता है तथा साथ ही विद्यार्थियों का जो अधिगम है, लर्निंग है, कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसलिए प्रयोग को विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव या सरकारी योजना के निर्वाह की बात करेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है प्रत्यक्ष अनुभव। बच्चे जाएंगे, प्रत्यक्ष पेड़ देखेंगे, ये नीम का पेड़ है, जानवर भी देखेंगे, तो प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रत्यक्ष, बच्चों में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना, क्योंकि जिन विषय वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखते हैं वह कभी भूलता नहीं है। अतः इससे रटने की प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है और समझ की प्रवृत्ति क्या है, विकसित होती है या होने लगती है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि बताना है। सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि: विचार गोष्ठी एवं सूत्रलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं सूत्रलेख। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की बहनें, गृहिणी सभी कमेंट करें। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल आपकी बार सिलेक्शन पाकर ही रहना है। जो माता पिता का मेहनत, डीएड बीएड में पैसा लगा है, आपका मेहनत लगा है, वो अब साकार करना है। वो समय आ चुका है। सभी प्यारे मित्र सपोर्ट करें इस फैमिली को, अपने परिवार को सपोर्ट करें और प्रत्येक क्लास को अटेंड करें। तो और एक टीचर्स के लिए सिलेक्शन पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र होता है और बाल विकास। ये चीज़ें आपकी पकड़ हो गई अच्छी तरीके से, सिलेक्शन पाने से या 120+ क्लास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या उनसे मानी जाएगी? सभी कमेंट कीजिए, चलिए अपना अपना फीडबैक बताइए। तो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना सबसे उपयुक्त शिक्षण, उस पर किसी को हम विचार गोष्ठी बहुत ज़रूरी है, और फिर कार्य योजना, कार्य करने की योजना बनाना उपयुक्त शिक्षण विधि मानी जाएगी। सबसे विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, क्योंकि इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपनी ज्ञान की वृद्धि करते हैं, और यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था। प्रारंभ में प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर या शिक्षण विधि के सिद्धांत की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा।
प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की जो खेल विधि आधारित होती है साथियों, वह शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर आधारित होती है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि का जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना। इसलिए यह जो खेल विधि है शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और फीडबैक कर रहे होंगे। और इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर क्या है 150 में से, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ और किस विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है? जियोग्राफी की बात करेंगे, रसायन विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, मनोविज्ञान का या पर्यावरण विज्ञान का? तो भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ किस विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है? वह साथियों पर्यावरण विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है, क्योंकि भूमंडल के विभिन्न जैविकी, अजैविकी तत्वों तथा जलमंडल के अध्ययन का कार्य भूगोल का ही है। और भूमंडल की आकृति, खनिज संपदा, जीव जंतु, वनस्पति, जल स्रोत आदि का संबंध भूगोल से है और ये सभी पर्यावरण के भी आवश्यक अंग हैं। इसलिए पर्यावरण अध्ययन में भूगोल का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ध्यानपूर्वक फीडबैक कीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक कौन है? पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अव्यक्ति व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण, प्रयोग या उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन क्या होगा साथियों? पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण जो संकेतांक है वह पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग भी है, अव्यक्ति व्याख्या और वर्गीकरण भी है, पूछताछ, विश्लेषण, प्रयोग भी है। अर्थात उपयुक्त सभी किसकी बात कर रहे हैं? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहते हैं। जब मान लीजिए आपकी नियुक्ति हो गई, आप अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका बन गए, अब आप बच्चों से जो बोलेंगे कि घर में जो भी रद्दी सामग्री पड़ी हो, बेकार वस्तुएं पड़ी हुई हैं, उनको जोड़कर, उनको मिलाकर एक उपयोगी वस्तु बनाना है। तो ये जो आपका शैक्षिक अभिप्राय नहीं होगा, यह बताना है कि बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, या कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय। देखिए, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ये क्या होगा? एक शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण को समझने देना, ये शैक्षिक अभिप्राय है, ना कि सी ऑप्शन। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण ईवीएस के प्रश्न। अब बात करेंगे संस्कृत भाषा, जिन्होंने द्वितीय सेलेक्ट किया हो या प्रथम में संस्कृत भाषा सेलेक्ट किया है, तो ये संस्कृत भाषा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाजवाब होने वाले हैं। और पहले रहेगा आपका गद्यांश। गद्यांश से संबंधित करेंगे प्रश्न, फिर पद्यांश करेंगे, फिर 15 बेहतरीन पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करेंगे। साथियों ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। एकस्मिन् ग्रामे चत्वार ब्राह्मण पुत्र है, परस्पर मित्र भावेन वसन्ति स्म। एक गांव में 4 ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्र भाव पूर्वक एक साथ रहते हैं। ये आपकी है, क्या है? ये एक कौन सा हो गया? ध्यान दीजिएगा, ये आपका गद्यांश। और इस गद्यांश को पढ़ लीजिए वीडियो पॉज कर। सभी लोग ध्यानपूर्वक, समय दे रहा हूँ आपके लिए, 10 सेकंड का वीडियो पॉज कीजिए और इस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और इस गद्यांश को आप लोग प्रेम पूर्वक, ध्यानपूर्वक पढ़िए। या डायरेक्टली आंसर करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली आंसर भी करेंगे। ये रहा आपका गद्यांश, फटाफट फीडबैक करते रहें। और आई होप आपने वीडियो पॉज करके सारा गद्यांश पढ़ लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइमिंग नहीं है, इसलिए आप लोग गद्यांश पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए अब बात करेंगे प्रश्न की। ग्रामे ब्राह्मण पुत्राय कथम वसंत इसमें, हीन भावन, मित्र भावेन, दीन भावेन, शत्रु। तो ग्राम में जो ब्रह्मपुत्र है किस प्रकार से रहते हैं? मित्र भावेन। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट ही लाइन पर, तो मित्र भावेन हो जाएगा। यानी गाँव में ब्राह्मण पुत्र जो है मित्र भाव से रहते थे। अनुच्छेद का यह वाक्यांश स्पष्ट करता है कि ग्राम में मित्र भाव परस्पर सौहार्द रूप में था। एकस्मिन् ग्रामे चत्वार ब्रह्मपुत्राय परस्पर मित्र भावेन वसन्ति स्म। दूसरा प्रश्न है,
शास्त्र विमुखस्य मित्रस्य किम नाम, दुर्बुद्धि, अल्पबुद्धि, राष्ट्रबुद्धि या सुबुद्ध बुद्धि। अब देखिए यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कौन सी बुद्धि दी गई है भैया, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा किस बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, तेषु त्रय शिक्षिता पंडिताय चा आसान परम चतुर्थ सुबुद्धि नामक है तेषाम मित्रम बुद्धिमान किंतु। क्या हो जाएगा, सुबुद्धि हो जाएगा। तो हमें कौन सा ऑप्शन कर लेना है यहाँ पे, सुबुद्धि वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन कर लेना है। अर्थात शास्त्र विमुख मित्र का नाम सुबुद्धि था। सुबुद्ध उन 3 ब्राह्मणों पुत्रों के अलावा चतुर था, यह तीनों में बुद्धिमान था तथा यह सुबुद्ध नाम का ब्राह्मण शास्त्र विमुख भी था, यानी शास्त्रों का ज्ञाता था। मार्गे गच्छन्तः ते किम अपश्यन्, दुग्धपात्रम, पुष्पभाजनम, अस्थीन या रक्तबिंदुन। मार्ग के समय जो है किम अपश्यत यहाँ पे दिया गया है, तो किसका इन्होंने सेवन किया था। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्ग में इन्होंने किसका किसका सेवन किया था। चलिए बात कर लेते हैं, मार्ग की बात कर रहे हैं तो विचार विमर्थम यहाँ पे चलिए आप लोग खोजिए मार्ग वाला जो अंडरलाइन है वह कहाँ पे। तो सहसा एव वनस मार्गे गच्छन्तः ते कंचित अस्थीन अपश्यत। क्या हो गया यहाँ पे, अस्थीन दिया गया है। अब अस्थीन को हिंदी में क्या कहते हैं आइए समझ लेते हैं। क्या हो जाएगा, अस्थीनी। देखिए अस्थीन का मतलब होता है हड्डियों को देखते हैं। ये ब्राह्मण मार्ग में जाते अस्थीन अर्थात हड्डियों को देखते हैं। प्रश्नकार द्वितीय अनुच्छेद में प्रथम पंक्ति में परिलक्षित है, सहसा एव नश मार्गे गच्छन्तः ते कंचित अस्थीन अपश्यत, मतलब हड्डियों को देखते हैं। विचार इति पदस्य अर्थ भवति। विचार पद का अर्थ क्या होगा, विचारम कृत्वा, भोजनम कृत्वा, स्नानम कृत्वा, हास्यम कृत्वा। भाई विचार का मतलब होगा विचार कृत्वा ही होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न था। अर्थात विचार एक सुबंत पद है और विचार में लप प्रत्यय है जो कर के अर्थ में लगता है। विचार का शाब्दिक अर्थ विचार करके अथवा सोच कर है और इसी पद को हिंदी में संस्कृत में बदलने पर विचारम कृत्वा पद निष्पन्न होता है या निष्पन्न हो जाता है। और बी उपसर्ग है, पूर्वक चर धातु है, लप प्रत्यय है, पर यह विचार पद बना हुआ है। सुबुद्धि कुत्र आहोरोत, वृक्षम, भवनम, यानम, पर्यम। ठीक है, तो सुबुद्धि एक चौथा ब्राह्मण था जो बहुत ही बुद्धिमान था, ठीक है। तो कुत्र आहोरोत वृक्षम, अब आप देखेंगे इस गद्यांश पर, यानी वह ब्राह्मण जो शास्त्रों को विमुख मानता था जिनका नाम सुबुद्ध था, वह जब शेष 3 ब्राह्मण मृत सिंह को जीवित कर रहे थे तब उस समय सुबुद्ध नामक ब्राह्मण वृक्ष पर चढ़ जाता है। गद्यांश से अस्मिन अरुह पद्यस्य विपरीतार्थकम किम पदम प्रयुक्तम। तो अरुह का पद का जो है विपरीत अर्थ यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है, प्रदाय, विहाय, विहस या अवतीर किया जाएगा। सभी कमेंट कीजिए, यहाँ पे अवतीर की बात करेंगे। अर्थात इस प्रस्तुत गद्यांश में अरुदाय पद का विपरीत अर्थ क्या है, अवतीर होगा, क्योंकि यह दोनों पद एक दूसरे के विलोमार्थी यानी विपरीतार्थक हैं और यह अरुवाह का अर्थ चढ़कर है जो अवतीर्थ का अर्थ उतर कर होता है। ते के देशम प्रति चलितुम उत्सुकता है बहु। देखिए संस्कृत भाषा पढ़ने में भी मजा आता है क्योंकि अर्थ निकालना, फिर उस कहानी को समझना, एक इंटरेस्टेड आपका भाषा है, इंटरेस्टेड लैंग्वेज है, इसलिए अच्छे तरीके से समझिएगा, दिल से समझिए, सारी संस्कृत आपको समझ में आ जाएगी। ते के देशम प्रति चलितुम उत्सुका है भुवन, पूर्व देशम, उत्तर देशम, दक्षिण देशम, पश्चिम देशम। तो किस देश में यहाँ पे किया गया था, ठीक है, किस दिशा की बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया किस दिशा पर है। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, आपने पढ़ा भी होगा इस गद्यांश को अच्छे तरीके से। तो किस दिशा की बात कर रहे हैं, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो कौन सा दिशा यहाँ पे दिया गया था, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। आई होप आपको मिल चुका होगा, क्योंकि ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। अब आप तैयार होंगे कि सर बताएं हमें, तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा। हमें तो इस गद्यांश के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आदत अभी से डालिए। तो आई होप आपने आदत भी डाल ली होगी और ढूंढ भी लिया होगा। अब बोल रहे हैं सर मिल ही नहीं रहा है, कहाँ पर लिखा गया है।
अब हमें भी नहीं मिल रहा है, बताइए हम कैसे बता दें। अब हमें भी नहीं मिल रहा कि किस दिशा में गए थे, और दिशा वाला यहाँ पे कहीं हमें शब्द भी नहीं मिल रहा है, तो कैसे खोजेंगे? चलिए बताइए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब समझना ये है कि धनस्य अभावे एकदा तैः विचारितं यत् विमर्थं न देशान्तरं गत्वा वयं धनोपार्जनं कुर्मः एवं विचारते पूर्वं देशं प्रति चलितुम् उत्सुकाः भवन। पूर्व दिशा में चलने के लिए उत्सुक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हमारा दिशा हो जाएगा? पूर्व देशम, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी ब्राह्मण जब विद्या अध्ययन कर लेते हैं तब उसके प्रयोगार्थ में वह धन के अभाव को दूर करने हेतु विदेश जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन इसमें भी वे सभी विचार करके मात्र पूर्व दिशा की ओर चलने को उत्सुक होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अस्थि समूहे चर्म मासम रुद्रम केन संयोजितम द्वितीयेन तृतीयेन चतुर्थेन प्रजुम, यानी अस्थि समूह, हड्डियों के समूह के चर्म मास रुधिर को केन संयोजितम, यहाँ पे होगा द्वितीयेन हो जाएगा। अर्थात जब चारों ब्राह्मण बालक अपनी विद्या प्रदर्शन हेतु जंगल में पड़े अस्थि पंजर को देखते हैं तो उनमें से प्रथम चतुर बालक जो है सर्वप्रथम अस्थियों को इकट्ठा करने का कार्य करता है, लेकिन संपूर्ण कार्य को द्वितीय ब्राह्मण ही करता है। अर्थात अस्थियों के अतिरिक्त चर्म, चमड़ा, रुधिर, खून इत्यादि को दूसरा बालक ही संयोजित या इकट्ठा करता है। आई होप, अगर आप बोलेंगे सर आपने गद्यांश में तो दिखाया नहीं है, ठीक है, कहाँ पर क्या किया गया था, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो कौन सा किया था? अब आप बोलेंगे तो यहाँ पे लिख तत्पश्चात द्वितीयेन चर्म मासम हृदय संतम तृतीयम अपि स्वज्ञानस परीक्षाम कुर्वन् यानम तस्मिन् जीवनम संचरितुम उद्यतैः तादेव शुभुद्नाम निश्चित। यहाँ क्या दिया गया? द्वितीयेन दिया गया है, तत्पश्चात इसके बाद द्वितीय। ठीक है, तो आप ये बोल नहीं सकते हैं कि सर आपने बताया भी नहीं है, तो हमने आपको दिखा, द्वितीयेन की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपश्यन इति पदे धातु वस्तु, अपश्यन में कौन सा धातु होगा? सभी लोग जानते हैं पश्य धातु हो जाएगा, औपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा लकार होगा? लंग लकार हो जाएगा। अपश्यन में धातु दृश्य धातु होगा, ध्यान दीजिएगा। दृश्य धातु में लंग लकार कैसे होगा? अपश्यत, अपश्यतम, अपश्यत। देखिए लंग लकार में आ लगा होता है, ये भी ध्यान देना है। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्यैः अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अश्यम, रामैः रामाव, रामाय। आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आपने पढ़ लिया। अब बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक से संबंधित करेंगे। और ये शायद श्लोक हमारा पढ़ा भी होगा आप लोगों का। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति वित्तम, विद्या सदा जनानम विबलम करोति चित्तम, विद्या तनोति कीर्तिम, विद्या तनोति मानम, विद्या नरम समाजे कुरुते सदा प्रधानम, विद्या निहंति दोषम, विद्या निहंति भारम, दूरी करोति विद्या सकलम मनोविकारम, विद्या न राजहार्यम, विद्या न चोरहार्यम, विद्या कदापि लोके नाहि बंधुभिः विविज्याय, विविज्या विद्या गुणे प्रधान, विद्या धनम प्रधानम, देशे तथा विदेशे विद्या बलम प्रधानम। देश हो चाहे विदेश हो, विद्या का बल प्रधान होता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको सब लोग पूछेंगे, हर जगह पूछे जाएंगे आप। पद्यांशे कस्याय महत्तम कहितम। इस पद्यांश में किसकी महत्ता बोला गया है? विद्याय दोषय बंधुना प्रधानश, तो विद्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पंक्ति में विद्या के महत्व का निरूपण किया गया है। विद्या जन्नाम किम विमलम करोति, उदरम दंतम किम चिंतम। तो यहाँ पे क्या था? विद्या जन्नाम किम विमलम करोति, यहाँ पे विमलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा विमलम करोति? यहाँ पे विद्या सदा जानम विमलम करोति, विद्या सदा जननम। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? ध्यान पूछिए, चित्तम की बात करेंगे। ठीक है, विद्या जनाम किम विमलम करोति चित्तम, अर्थात चित्त को निर्मल बनाती है। विद्या जो होती है लोगों के चित्त को जो है निर्मल बना देती है, अर्थात मनुष्य में विद्या शुभ विचारों का प्रादुर्भाव करती है। इसके जनहित को चिंतन कर तदर्भ वह जनहित चिंतन करता है, और अपने को जो अच्छा नहीं लगता वह दूसरों पर कदापि नहीं करता है। बंधुभिः का न विभाज्या क्षेत्रम धनम विद्या भवनम,
बंधु का कौन सा विभाजन नहीं कर सकता, विद्या का विभाजन नहीं हो सकता, बाकी क्षेत्र धन भवन का कर देगा, लेकिन क्या अपनी विद्या का विभाजन हो सकता है? हमारे घर में मान लीजिए 4 भाई हैं, तो 4 भाई में एक को विद्या आ रही है, तो क्या वो अपनी विद्या धन संपत्ति ये सब बांट सकते हैं? लेकिन विद्या नहीं बांटी जा सकती है, अर्थात विद्या भाइयों द्वारा बांटी नहीं जा सकती। ना इसे राजा हरण कर सकता, ना इसे चोर चुरा सकता है। चोर चोरी करेगा, सब कुछ चुरा देगा, क्या आपकी विद्या, आपका गुण, आपका ज्ञान चुरा सकता है? नहीं चुरा सकता है। अदूरम दूरम करोति इति भावस्य कृते का प्रयोग है। अदूरम दूरम करोति, क्षेत्रम धनम विद्या भवनम, अदूरम दूरम मतलब दूरों से दूर तक। इस प्रयोग में क्या अर्थ होता है? भवन। अदूरम दूर, अर्थात इस पद्यांश में दूरी करोति विद्या सकल मनोविकार, अर्थात अदूरम दूर करोति यह भाव भवन के लिए प्रयुक्त हुआ है। कीर्तिम इति पदस्य विपरीतार्थक नस्ति, कीर्ति का विपरीतार्थ कौन सा नहीं होगा? अकीर्ति, यश, अपकीर्ति, लोकपाद। तो यश करना जो है यहाँ पे नहीं होगा, कीर्ति का विपरीत यश, कीर्ति का जो है यश क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द कहलाएगा, ना कि विपरीतार्थक। बाकी अकीर्ति, अपकीर्ति, लोक अपवाद है, ये क्या हो जाएगा? विपरीतार्थ, लेकिन यश नहीं होगा। अगला दिया गया है विद्या बलम कुत्र कुत्र प्रधानम भवति, विद्या का बल है कहाँ कहाँ पर प्रधान है? दूषित भोजन, देश तथा विदेश, जलाशय मध्य। तो हमने पढ़ा भी था कि विद्या कहाँ कहाँ प्रधान है? देश से तथा विदेश से, देश विदेश में कहीं भी जाए विद्या का प्रधान है। ठीक, हमने पढ़ा भी था इस श्लोक पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी विद्या बल देश और विदेश दोनों स्थानों पर प्रधान होता है, इसलिए कहा गया है कि विद्यावान व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। जो विद्यावान व्यक्ति होता है हर जगह उसकी पूछ होती है, हर लोग पूछेंगे, अरे ये भैया ज्ञानी है, अच्छा आया है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसको हर जगह पूछ होती है। इसलिए कहते हैं अज्ञानता को दूर करना है, ज्ञानता को बढ़ाना है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, माँ सरस्वती की प्रार्थना है। आप सभी लोग जो है इसका जो कार्य है बहुत ही महत्वपूर्णता से आप लोग निभाएंगे, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और ये शिक्षा का प्रचार प्रसार हमने करना है और भारत देश को आगे बढ़ाना है। भाषाया पाठन समय चेत छात्रैः अशुद्धम उच्चारणम करोति तदा करणीयम्, भाषा का पठन करते समय जो है छात्र जो है अशुद्ध उच्चारण करता है, तो आप क्या करेंगे? छात्रम शुद्ध उच्चारण निर्देशित दातैः, छात्रों को शुद्ध उच्चारण का निर्देशन देंगे। या शुद्ध उच्चारण बारम लेखनम करणीयम, शुद्ध उच्चारण को बार बार लिखने के लिए बोलेंगे, या शुद्ध उच्चारण बारम अभ्यास करने के लिए बोलेंगे, या उचित दंड देंगे। साथियों, एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में जो आपका कार्य होना चाहिए कि शुद्ध उच्चारण बारम अभ्यास करणीयम, शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि भाषा के पठन या पढ़ने के समय यदि छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो शुद्ध उच्चारण करवाने के लिए बार बार अभ्यास करवाना चाहिए, और निरंतर अभ्यास से ही उच्चारण में शुद्धता आती है। बालक के उच्चारण दोष का कारण नहीं है बोली की भिन्नता, शारीरिक विकृति, ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का सम्यक ज्ञान या उच्चारण अभ्यास का अभाव। तो बालक के उच्चारण दोष का कारण बोली की भिन्नता है, शारीरिक विकृति हो सकती है, उच्चारण अभ्यास का अभाव हो सकता है, लेकिन ध्वनि एवं उच्चारण स्थानों का सम्यक ज्ञान इससे कोई संबंध नहीं है बालक के उच्चारण दोष से। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाठस्य संवेग परिसर्पणम निर्देश सूचना अन्वेषणम, पाठस्य वस्तुनः प्रमुख उद्देश्यम दृष्टम सेघावलोकनम, असंबद्ध सूचना त्याजनम, मंदम मंदम सावधानम चा पाठस्य पठनम। साथियों ध्यानपूर्वक समझिए, पाठों का संवेग में अगर देखा जाए तो असंबद्ध सूचना त्यजनम की बात करेंगे, अर्थात संवेग परिसर या संवेग परिसर्पण का नाम इस प्रकार है कि असंबद्ध सूचना त्यजनम, अर्थात पाठ में जो भी सूचनाएं हैं उससे असंबद्ध हो, अर्थात उस पाठ से संबंध न रखती हो, उनका परित्याग कर देना चाहिए। इसे ही पाठ का संवेग परिसमर्पण कहते हैं। विशिष्ट आवश्यकता कक्षाएं इति संबद्धाय भवन्ति, विशिष्ट आवश्यकता की कक्षा संबंधित है, पृथक व्यवस्थित कक्षाएं
विभिन्न योग्यतायुक्त छात्राएं कक्षाएं, अतिरिक्त कक्षा अध्यापक की व्यवस्था है या सुसंजित कक्षा या व्यवस्था है। तो विशिष्ट आवश्यकता की कक्षा जो है किससे संबंधित है? विभिन्न उपयुक्त उक्तयी छात्राओं से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न विशिष्ट आवश्यकता की कक्षा की बात कर रहे हैं, तो विभिन्न योग्यता युक्त छात्र की कक्षा से संबंध होगा, क्योंकि यह विदित किया गया है कि किसी भी कक्षा में छात्रों की योग्यता भिन्न भिन्न होती है। सभी जानते समझते हैं आप लोग, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होगा छात्रैः गृहे नवीन पाठानां पठितुं रुचिः प्रदर्शयेयुः। अभिभावकाः जानीयुः यत् छात्राः विद्यालये किं किं पठन्ति। पठित पाठान् अधिकृत्य अभ्यासं कुर्युः या पठने छात्र रुचिः वर्धनम्। तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पठित पाठम अधिकृत्य अभ्यासम, पठित पाठन का अधिक से अधिक अभ्यास करना या पढ़े हुए पाठ का अधिक से अधिक अभ्यास करना। शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाए गए विषय व गृह कार्य में दिए गए विषय का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ाए गए पाठों व विषयों को घर में अभ्यास करें, जिससे छात्र को भली भांति समझ में पाठ आ जाए। ध्यानपूर्वक समझिएगा। 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, इनको भी कंप्लीट कीजिए, इस मॉडल पेपर को कंप्लीट कीजिए। अवबोधनात्मक परीक्षण इत्यर्थम किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। अवबोधनात्मक जो परीक्षण होती है इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी पाठस शीर्षकम में, पाठ के शीर्ष में, संदर्भ ज्ञानम, पाठेषु उपशीर्षकाणि या लेखन अभ्यास के समय। देखिए अवबोधनात्मक परीक्षण की बात कर रहे हैं, तो अवबोधनात्मक परीक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदर्भ ज्ञान में होगी। क्यों होगी? देखिए समझते हैं। किसी भी पाठक के संदर्भ ज्ञान के बिना उस पाठ को जानना विद्यार्थियों के लिए कठिन कार्य है, इसलिए पाठ के संदर्भ का ज्ञान अवबोधन परीक्षण के लिए आवश्यक है, जिससे विद्यार्थी पाठ को भली भांति समझ सकें, तभी अवबोधन परीक्षण किया जा सकता है। ना कि पाठ के शीर्षक के विषय में जानकारी रखकर, ना ही पाठ के उपशीर्षक के विषय में जानकारी रखकर, और ना ही लेखन अभ्यास द्वारा अवबोधन परीक्षण में किया जा सकता है। डिस्ग्राफिया वर्तते। डिस्ग्राफिया एक लिखने संबंधी कहलाती है। तो अवधारणाएं बोधम संज्ञानात्मक न्यूनता, कस्यचित् पाठस्य पठने कठिन्यम, लिखित भाषा बोधे भाषागत न्यूनता या संख्यान बोधे अंकगणिता। देखिए संख्यान में कौन सा होता है? डिस्कैलकुलिया होता है। लिखने के अंतरिक्त डिस्ग्राफिया होता है। बोलने से पठन में क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डिस्ग्राफिया बोला गया है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। लिखित भाषा बोधे भाषागत न्यूनता, अर्थात डिस्ग्राफिया लिखित भाषा के बोध से भाषागत न्यूनता को स्पष्ट करती है। संस्कृत भाषा या शिक्षणे प्रथम भाषा कौशलम अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल कौन सी कहलाती है? भाषणम, लेखनम, श्रवणम, पठनम। तो आप सभी लोग जानते हैं पहला होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये जान लीजिएगा, श्रवण पहला होगा और लेखन चौथा होगा। ये आपको ध्यान देना है। क्या क्या होता है? ध्यान दीजिए। श्रवण से ही शिक्षण की शुरुआत होती है, इसलिए संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल श्रवण होता है। प्रारंभिक स्तरे कुत्र बलम भवेत्। प्रारंभिक स्तर पे किस पर बल दिया जाता है बच्चों में? लेखन भाषण में, श्रवण भाषण में, वाचन यानी बोलने के भाषण में, या वाचन लिखने में। ये बोलचाल की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। देखिए प्रारंभिक स्तर में किस पर बल दिया जाता है बच्चों में? श्रवण भाषण में दिया जाता है। सुनने की बात करेंगे। अगर कोई अच्छे तरीके से सुन पाएगा तो वह ग्रहण कर पाएगा, बोल भी पाएगा। पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति। पाठ के उपरांत में मूल्यांकन होता है। पाठस्य पठनात् पूर्वस्य, पठतः पाठस्य, पाठस्य पठनात् अंतरम या अनश्य। तो पाठोपरांत, पाठ के बाद मूल्यांकन का अर्थात है पाठस्य पठनात् अनंतरम, अर्थात पाठ को पढ़ाने के बाद उसका मूल्यांकन होता है, क्योंकि मूल्यांकन शिक्षण का परीक्षण का महत्वपूर्ण अंग है, जो कार्य को सुनिश्चित एवं परिपुष्ट करता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी, प्रत्येक शिक्षक बंधु, समुचित भाषा कौशलस्य क्रमः मनते। समुचित भाषा कौशल का क्रम से कम होता है
देखिए श्रवण सुनना सभी लोग जानते हैं, लेखनम अंतिम होता है। तो देखिएगा लेखन और श्रवण हमारे पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। तो सुनना, पढ़ना, फिर बोलना, लिखना, पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साथियों सुनने के बाद भाषण आता है, सुनने के बाद बोलना आता है, बोलने के बाद फिर पढ़ना आता है, पढ़ने के बाद फिर लिखना आता है। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सही कम है श्रवण, भाषण, पढ़ना, लिखना। सबसे पहले किसी बात को सुनते हैं, सुनकर बोलते हैं, अनंतर पढ़ते हैं, फिर लेखन करते हैं। भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहितः नाम। भाषा अधिग्रहण के समय धारा प्रवाहिता का क्या नाम होगा? कि सहजता, संभाषणम, पठनम, लेखनम च, शुद्धतया लेखनम, व्याकरणे दक्षता या सम्यक उच्चारण क्षमता की बात करेंगे। सभी समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता का क्या नाम होगा? सहजता, संभाषणम, पठनम, लेखनम च। सहजता, संभाषण, सहसा रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना। मतलब उस समय भाषा का स्वाभाविक रूप से रुचि, बोलने का कौशल, पढ़ने और लिखने की अभिरुचि, ये सभी भाषा धन की धारा प्रवाहिता के संकेतक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री कौन सी कहलाएगी? टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, फ्लैश बोर्ड, सिनेमा। देखिए टेप रिकॉर्डर एक श्रव्य होगा, बाकी टेलीविजन दिखाई भी देता है, फ्लैश कार्ड भी दिखाई देता है, सिनेमा में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो श्रव्य अधिगम की बात करेंगे तो टेप रिकॉर्डर हमारा सही हो जाएगा। टेलीविजन, सिनेमा दोनों श्रव्यदर्शी दोनों कहला जाएंगे। टेप रिकॉर्ड केवल श्रव्य सामग्री है और फ्लैश कार्ड केवल दृश्य सामग्री है। भाषा शिक्षण की अभिनव विधि कौन सी कहलाती है? प्रत्यक्ष भाषा प्रयोगशाला, हरवटी या व्याख्या विधि। तो भाषा शिक्षण की जो अभिनव विधि कहलाती है वह साथियों हमारी भाषा प्रयोगशाला विधि कहलाती है। क्योंकि भाषा शिक्षण की अभिनव विधि में भाषा प्रयोगशाला विधि जो होती है, प्रयोगशाला एक नेटवर्क अनुप्रयोग होता है जो मूल भाषा कौशल की पद्धति को विकसित करता है और यह कंप्यूटरीकृत वातावरण में सीखने की पद्धति के माध्यम से भाषा में महारत हासिल करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है। और 150 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सार्थ कथनम एकम। सार्थक जो कार्य है, लेखांतम कार्यम, पठन पूर्वम, पठांतरम या लेखन पूर्वम कार्यम। तो सार्थकतम कब किया जाता है? पठांतम कार्यम, पाठ के अंत में, अर्थात कतिपय प्रतिपाद्य विषय को पढ़ने के बाद उस पर अपनी टिप्पणी लिखना सार कथन कहलाता है। और सार कथन यही पूछा जा रहा है, सार कथनम एकम। तो पाठानंतरम कार्यम, पाठ के अंत का कार्य होता है सार कथन करना। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण। आई होप लेट्स क्रैक फॉर टीटी एग्जाम विद जायसवाल सर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है और आपका अपना यूट्यूब फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर। तो ये रहे मॉडल पेपर नंबर 7वां था और आने वाले मॉडल पेपर के लिए चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके जाइए ताकि बेल आइकन आने वाले जो क्लासेज हैं और मॉडल पेपर हैं बेल आइकन आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और काफ़ी सारे दोस्त बच्चे यहाँ पे कमेंट भी करते हैं, फ्रेंड्स टीचर्स यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो क्लास का टाइम सभी को तो 1 PM एंड 7 PM, ये 2 अपना टाइम है अभी फ़िलहाल। जैसे अपडेट होगा तो हम आपको नोटिफिकेशन या वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो मॉडल पेपर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक करें। और आउट ऑफ 150 में से साथियों आपके स्कोर, आपका फीडबैक क्या है इस मॉडल पेपर पर? सभी प्यारे में सभी टीचर्स फैमिली यहाँ पे सभी टीचर्स कमेंट करेंगे, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। और मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम,